गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 4 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। आज हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। वैसे आज मंडे का दिन है तो कुछ खास टॉपिक नहीं आए हैं, लेकिन एक बड़ा नया सा टॉपिक है जो हम लोगों ने पहले नहीं किया है। हम इसे पढ़ेंगे, केरला में बोट रेस के बारे में बात करेंगे। और ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से कवर कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे हमारे लोकल फेस्टिवल्स होते हैं जो लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जल्लीकट्टू से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी तरह से बोट रेस के बारे में भी क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। एक छोटा सा टॉपिक है 2 सेकंड का, दीक्षा स्कीम क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर कुछ अपडेट की गई है, वो अपडेट क्या है थोड़ा इसको भी देखेंगे। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है, मेंस के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आरटीआई एक्ट के बारे में बात करेंगे। आरटीआई एक्ट जो 2019 में सरकार ने अमेंडमेंट किया था और फिर 2023 में उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है। इसके द्वारा क्या चेंजेस हुए हैं, आरटीआई एक्ट को सरकार लगातार कमजोर करने की कोशिश क्यों कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। आरटीआई एक्ट, फिर उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन। हम लोगों ने सैटरडे को इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर अपडेट करेंगे, क्योंकि आज ये टेक्स्ट सेक्शन से आया है। 90% चीज इसमें वही कवर की गई हैं जो हम लोगों ने सैटरडे को कवर किया था। 2-3 पॉइंट सिर्फ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। उसी तरह से आपको पता है कि एक वैगनर ग्रुप था रशिया के अंदर बहुत बड़ा। वो मिलिट्री नहीं थी उसकी, लेकिन वो प्राइवेट मिशनरी ग्रुप हुआ करता था रशिया के अंदर। और उसके जो हेड थे, उसको उनकी डेथ हो गई है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक लगा मुझे, लेकिन हाँ ये ठीक है। थोड़ा अपडेट हो जाएगा हमारे यहाँ पे चीजें। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है, ये देखिए। ये बात करता है बोट रेस के बारे में। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, आप देख सकते हो अ ग्रुप ऑफ, क्या लिखा है, पोलियोडोम्स। पोलियोडोम्स का मतलब होता है स्नेक बोट। आपसे सीधा सा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। पिछले 2-3 साल यूपीएससी वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है, जैसे कोइन को लेके क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो पोलियो डैम्स क्या होता है? पोलियो डैम्स का मतलब होता है स्नेक बोट्स। ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है ना, ये वाली, इसे हम लोग स्नेक बोट कहते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। मूविंग इन द यूनिसन थ्रू द पंपा इन केरला। पंपा क्या है? ये एक रिवर है जहां पे इन बोट्स की रेसिंग करवाई जाती है। पंपा इज अ रिवर विच इज इन केरला। पंपा ये रिवर भी आप कह सकते हैं, जो कई बार बैक चैनल्स होते हैं वहां पे भी हम लोग बोट रेसिंग करवाते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कब होता है। ओणम, अगस्त सितंबर में ओणम के फेस्टिवल के दौरान ये होता है। ठीक है जी, इतना पता होना चाहिए। रेवलरी और रिचुअलिस्टिक दोनों ट्रेडिशन ही यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। मतलब आप इसे एज अ स्पोर्ट्स भी कंसिडर करते हो और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। दिस इवेंट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द लो आइडल इंस्टॉलेशन एट द श्री पार्थसारथी टेम्पल। श्री पार्थसारथी टेम्पल में जो मूर्ति होती है भगवान की, वो विराजमान करने की जब 1 साल की एनिवर्सरी होती है, उस समय पे बोट रेसिंग करवाई जाती है। जो अन्नामुला पार्सा पार्थसारथी जो टेम्पल है, ये किसको डेडिकेट है? ये भगवान कृष्ण और अर्जुन को डेडिकेट है। कहाँ पे स्थित है? ऑन पंपा रिवर। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूनिक स्नेक बोट होती है ये। ठीक है, इसे जो है कुछ लोग जो है इसे चुंदन वालम भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर टर्म यूज होती है वंची पट्टू। प्रीलिम्स के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सॉन्ग्स होते हैं जो उस समय पर ट्रेडिशनल बोट रेसिंग के दौरान इसकी गाया जाता है और फिर जो है वो रेस की जाती है। इसके अंदर जितने भी लोग जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, जिसमें क्या होता है, व्हाइट धोती होती है और एक जो है मेला मुंडू होता है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन। अन्नमुल्ला पार्था सारथी टेम्पल के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से। देखिए, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। इट इज वन ऑफ द 8 दिव्य देशनम, जो कि भगवान कृष्ण को डेडिकेट है। पूरे इंडिया में 108 जो मंदिर हैं उनमें से एक है ये पार्था सारथी टेम्पल। राइट, पार्था सारथी टेम्पल लॉर्ड अयप्पा से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लॉर्ड अयप्पा के जो जो सैक्रेड जूल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है इसको माना जाता है। जब सबरीमाला टेम्पल की हर साल पोसेशन की जाती है, उस समय यहाँ पे भी जो है पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पे जो लॉर्ड कृष्णा का जो 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 मूर्ति है, आइडल है, वो 6 फीट टॉल है। मतलब एकदम ह्यूमन फिगर के रूप में इसको बनाया गया है, 6 फीट टॉल है। द टेम्पल हैज 4 गोपुरम्स। गोपुरम का मतलब क्या होता है? गोपुरम का मतलब होता है एंट्री गेट। एंट्री गेट होता है सदन। अगर आप हम लोग द्रविडियन टेम्पल ऑफ स्टाइल में जाएं, गोपुरम का मतलब होता है
एंट्री गेट, जो कि मंदिर के दीवारों के जब चारों तरफ दीवारें होती हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह के गोपुरम देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप एंट्री करते हो। फिर आप नीचे से यहाँ से एंट्री करते हो, फिर यहाँ पे जाके आपको मेन डेटी का जो गर्भगृह होता है, वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 4 गोपुरम हैं। तो ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए हर लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा-सा इसको ध्यान से करना। आपके जो आर्ट एंड कल्चर वाले नोट्स हैं, आप उसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं जी। चलिए जी। दीक्षा के बारे में बता रहा है। देखिए क्या कह रहा है, सेंटर्स दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू ऑफर एआई हेल्प। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको एक लाइन में बता देता हूँ दीक्षा है क्या, जैसा कि नाम यहाँ पे बता ही रहा है। ई एजुकेशन पोर्ट प्लेटफॉर्म, जैसे हमारा प्रेप आईएएस है, प्रेप आईएएस भी तो एक ई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ही होता है। यहाँ पे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, मान लो आपको फंडामेंटल राइट समझ में नहीं आया, आप वहां पे सर्च बॉक्स जो होता है उसके अंदर लिखते हो फंडामेंटल राइट्स। इस फंडामेंटल राइट के बारे में आपको 2-3 वीडियो वहां पे मिलेंगी छोटी छोटी, कुछ हिंदी में मिलेंगी, इंग्लिश में मिलेगी, बाइलिंगुअल मिलेंगी, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में भी हो। तो ये ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म इस तरह से काम करते हैं। वहां पे आपको रिटन कंटेंट भी मिलता है और वहां पे आपको वीडियो कंटेंट भी मिलता है, इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो बच्चे छोटे स्टूडेंट होते हैं, यानी कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक होते हैं, उनके लिए पोर्टल होता है, जिसमें उनके कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो इस पोर्टल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, टीचिंग वीडियोस, एक्सप्लेनर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पे आप जाके कर सकते हो। ये जो दीक्षा प्रोग्राम है, ये आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हो और आप ऑनलाइन पोर्टल में जाके भी एक्सेस कर सकते हो। अब होता क्या है, जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मेटी के अंदर में आते हैं, इन्होंने कुछ कंपनीज को, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच जिनकी होती है, कुछ कंपनीज को टेंडर दिए हुए हैं। वो क्या करती हैं, वो स्कूल्स वगैरह में ऐसे लैपटॉप्स वगैरह डिवाइसेस वगैरह इंस्टॉल करती हैं, जहां पे ये दीक्षा पोर्टल आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे किसी स्कूल के अंदर 5 कंप्यूटर, किसी के अंदर 4 कंप्यूटर ऐसे कर दिए, वो स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली टेंडर देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है बड़ी बड़ी कंपनीज को। रिलायंस जो कंपनी है, इसका एक ऑनलाइन एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है जिसे एम्बाइब कहते हैं। एम्बाइब, एम्बाइब को कई सारे स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी दिया था, झारखंड गवर्नमेंट ने भी दिया था, गुजरात गवर्नमेंट ने भी दिया था। लेकिन वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, वो महंगा पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को लेके, इसलिए कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने उस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी सरकार का यह कहना है कि हम लोग यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, पैल इंट्रोड्यूस करेंगे, पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, पर्सनलाइज्ड मतलब आपका पर्सनल होगा ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें हम लोग यूज करेंगे। हर स्टूडेंट की अलग अलग वीकनेस होती है, हर स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, उसके हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा। वो कौन करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे बड़ा शानदार दिया है, कैसे काम करता है। मान लो क्लास 9 का बच्चा है, क्लास 9 का बच्चा इस पोर्टल पे जाके पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखना चाहता है, और जब वो पाइथागोरस के बारे में सीख रहा है या पाइथागोरम जो सवाल अगर वो सोल्व कर रहा है, अगर अगर उसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो ये सिस्टम को पता चल जाता है। सिस्टम उस बच्चे को आगे लेसन दिखाने की बजाय उसको उस वीडियो पे लेके चला जाएगा जहां पे ये सिखाया गया था कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि उस सिस्टम को ये पता चल गया कि इस स्टूडेंट ने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, तो उसको वो प्राइमरी वीडियो पे लेकर चला जाएगा। अब जैसे मान लो आप एग्जाम में, अगर आप मान लो दीक्षा प्रोग्राम में होते और आपको ज्योग्राफी की क्लास, मान लो कोई टॉपिक समझना है, उस ज्योग्राफी की क्लास में आप क्या समझने लगे, आप समझने लगे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, आपने ये वहां पे सीखना है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, आपने वीडियो चलाया, आपने उसका टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपसे वो टेस्ट नहीं हुआ। सिस्टम को ये पता चल जाएगा इस बच्चे को कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के बारे में नहीं पता है, तो वो आपको इनिशियल वीडियो पे लेके जाएगा, जहां पे आपके टीचर ने जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ाया है, ये आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पहले चैप्टर पे लेके जाएगा, तो ये उस सिस्टम को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो सरकार क्या कर रही है अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ सम स्टेट गवर्नमेंट्स, इस पैल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि बिना पैल के ये सिस्टम में बहुत ज्यादा मैन पावर लगता है,
और इस मैन पावर की वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से कई सारे स्टेट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इस पहल को हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके बारे में एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन ना कुछ और आएगा। क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आएगा, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन सेक्टर। ये एक मेन टॉपिक है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जाम में, राइट? घुमा फिरा के इसके आसपास। यहाँ पे इस टॉपिक को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। ये दीक्षा जो प्रोग्राम है, और हमारे यहाँ पे जो पैल प्रोग्राम है, इंटीग्रेशन है पैल की, ठीक है, ये भी एक इसी टॉपिक को एनहेंस करता है। एग्जाम्पल देने के आपके काम आएगा एग्जाम में, राइट? ये जो टॉपिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एग्जाम्पल देने के काम आएगा, वो आपने देखना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या कहता है आर्टिकल? आर्टिकल कहता है कि आरटीआई जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दुनिया का सबसे पावरफुल लेजिस्लेचर माना जाता है, जहां पे किसी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल माना जाता है। और इंडिया सिर्फ डेवलपिंग ही नहीं, डेवलप्ड कंट्री में भी पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने इस तरह का कोई एक्ट पास किया था, जिसमें आप स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी चीज के बारे में, राइट? तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन जितना ऐसा सुनने में लगता है ना, उतना ये प्रैक्टिकली है नहीं। प्रैक्टिकली सरकार भी कई बार इसे, इसकी पावर को कम करने की कोशिश करती है। इसलिए इसमें कई सारी एक्सेम्पशंस दी हुई है। कौन कौन से एग्जाम्पशंस हैं? जैसे कुछ इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है, किस लिए? इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इन द नेम ऑफ सोवरेनिटी, जिसकी वजह से आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते सरकार की तरफ से। इट प्रोहिबिट्स द पर्सनल डेटा डिस्क्लोजर ऑफ द सिटीजन बाय द गवर्नमेंट अनलेस देर इज अ ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन डूइंग सो। आप किसी के पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर दे देता है या फिर सरकार को लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो भैया फिर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर आपके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है सरकार के द्वारा। इसका मतलब आपका जो डेटा है वो 100% सिक्योर नहीं है, सरकार चाहे तो उसको डिस्क्लोज कर सकती है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे इश्यूज हमारे नजर आते हैं। 2019 में अमेंडमेंट हुआ, पहले तो 2005 में इसको पास किया गया, फिर बीच में 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, फिर 2023 के अंदर जो है हम लोगों ने एक और एक्ट पास किया, डेटा पर्सनल डिजिटल डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसके अंदर भी हम लोगों ने आरटीआई को वीक किया है। कैसे किया है? देखिए क्या कहता है, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अमेंडेड दिस क्वालिफाइड प्रोविजन प्रोहिबिशन। कौन सा? ये वाला, इसकी वो बात कर रहा है, इनटू अ टोटल प्रोहिबिशन। पहले क्या कहा गया था? पहले कहा गया था कि आपके पर्सनल डेटा को डिस्क्लोज नहीं कर सकते विदाउट कोर्ट ऑर्डर और विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। अब ये कह रहे हैं भैया कोई कोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है, आप डेटा नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बात खत्म। अगर मैं कोई आरटीए लगाना चाहूं जिसमें किसी का पर्सनल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे वो डेटा नहीं मिलेगा। आप बोलेगी तो अच्छी बात है सर, ये तो हमारा राइट टू प्राइवेसी हो रहा है, हमारे डेटा की प्रोटेक्शन की जा रही है। लेकिन नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो आपके गांव में आपको ये पता लगाना है कि मनरेगा के अंदर जो लोग काम करते हैं, कौन लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं उनको कितना सैलरी मिला है, अगर आप इसके लिए आरटीए लगाते हो, तो अभी आपको वो डेटा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर मनरेगा वर्कर्स का पर्सनल डेटा रिवील करना पड़ेगा। उसके लिए इसको अभी प्रोहिबिट कर दिया गया है, आप ये नहीं लगा सकते। सोशल ऑडिट का आपको कोई भी करना है, मान लो आपके वहां पे आसपास कोई राशन शॉप है, आपको एक आरटीए लगाना है कि इस राशन शॉप के ऊपर कौन कौन राशन लेने आता है। पहले आप लगा के इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, आप वेरीफाई कर सकते थे कि हाँ भाई जो उनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। करप्शन जो हो रही है सिस्टम के अंदर, आप उसको बाहर लेके आ सकते थे।
लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर राशन शॉप के यूजर्स या जो बेनिफिशियरीज हैं, अगर उनका डेटा आपको चाहिए तो फिर उनकी लिस्ट भी लेके आनी पड़ेगी, उनका पर्सनल डेटा भी देना पड़ेगा, कम से कम उनका नाम तो देना पड़ेगा ना, आधार नंबर चाहे आप ना भी दो। लेकिन नया नया एक्ट क्या कहता है कि नो नो नो, इस केस में भी आपको हम लोग डेटा नहीं देंगे। तो होगा क्या, अभी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जिसमें एक आम आदमी इन्वॉल्वमेंट होती है किसी ना किसी रूप में, आप उसकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये सरकार ने प्रोहिबिट कर दिया है। तो ये आर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आरटीआई को आप वीक कर रहे हो, क्योंकि इससे सोशल ऑडिट आप नहीं कर पाओगे। उसके अलावा भी आरटीआई के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, उसके अलावा भी ट्रांसपेरेंसी वाला बहुत इशू है। कई बार इंफॉर्मेशन आपसे ज्यादा मांगी जाती है, आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ये भी बड़े अजीब से रूल है। अब आरटीआई सिर्फ जो एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर उसके अंडर में काम नहीं करता है, बहुत सारे सब ऑर्डिनेट रूल्स भी बनाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे और यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, वो एक्ट सिर्फ एक स्केलेटन फॉर्म में होता है। उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स रूल्स बनाती हैं, प्रोसीजर सेट करती हैं, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट आरटीआई वाले केस में प्रोसीजर अलग सेट कर सकती हैं। जैसे तमिलनाडु में अगर आपको आरटीआई लगानी है तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते। अगर तमिलनाडु में आपको आरटीआई लगानी है तो आप चेक के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। अब यह 10 रुपए के आप लिए जो है आप ड्राफ्ट थोड़ी ना बनवाने जाओगे बैंक में, या जो स्टैम्प पेपर होते हैं गवर्नमेंट के जो 10-10 रुपए वाले होते हैं, वो भी नहीं आपको चलेगा। राइट, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ मतलब ये आईपीओ के अंदर लिखा ही हुआ है दैट स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक तमिलनाडु डू नॉट एक्सेप्ट द इंडियन पोस्टल ऑर्डर। आईपीओ जो होता है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि महाराष्ट्र में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, और ये सबसे इजी प्रोसीजर माना जाता है चेक वाला। राइट, तो तमिलनाडु वाले कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग चेक नहीं लेंगे, आप ये चीज लेके आइए, जिसको लाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप आरटीआई को वीक कर रहे हो। जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो स्टेट कमिश्नर होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं की जाती, डिले बहुत ज्यादा हो जाता है, वैकेंसी वहां पे रहती है। झारखंड के अंदर पिछले 3 जो है सालों से वहां पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है ही नहीं। भैया जब वो नहीं होगा तो काम कैसे होगा। राइट, उसके अलावा आप आरटीआई को ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो, आरटीआई के पोर्टल पे जाके, बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें होता क्या है, पहले क्या होता था, पहले जब आपको एक आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाके आपको एक अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनानी पड़ती थी, आपको वहां पे साइन अप करना पड़ता था। वही साइन अप आपका आगे भी काम आया करता था, एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होता था। अब ऐसा नहीं होता, जितनी बार भी आपको आरटीआई फाइल करनी है, वेबसाइट को विजिट करना है, आपको एक नया आईडी बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बोदरेशन हो जाएगा, और वो जो प्रोसेस है वो यूजर फ्रेंडली नहीं रहेगी। इट इज नॉट सिंप्लीफाइड एनी मोर, आपको हर बार वहां पे करना पड़ेगा। ये चीजें होती हैं। इवन अभी कुछ समय पहले सरकार ने 2022 से पहले वाला सारा डेटा ही आपके प्रोफाइल से डिलीट कर दिया था। वो तो द हिंदू ने एक पब्लिकेशन किया था, उसके बाद दोबारा से उसको रिवाइव किया है। कहने मतलब ये है कि भाई आरटीए को जो है अंडरमाइन किया जाता है कई सारे लेवल पे। एप्लीकेशन को फाइल करना भी पहले से ज़्यादा हार्ड हो गया है। जो कॉलम्स वगैरह फिलअप किए जाते थे, अभी वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ें यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होती हैं। तो ये जो पब्लिक अथॉरिटी होती है, आरटी एक्ट जो होता 2005 वाला था, पब्लिक अथॉरिटी का डेटा जो है आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन भी सवाल उठता भी है, पब्लिक अथॉरिटी होती क्या है। पब्लिक अथॉरिटी कोई भी एक ऐसी बॉडी होती है, कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में बनाया जाता है। जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूपीएससी, तो ये बॉडी हो गई। बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, राइट, सरकार ने कोई स्टेचुटरी बॉडी बना दिया है कानून पास करके, या स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया है, या फिर सरकार ने कोई ऑर्डर वगैरह नोटिफिकेशन इशू किया है और उसको बनाया गया है। ये सारी पब्लिक अथॉरिटी होती है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब सरकारी, जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन से आई होंगी, या स्टेट में कानून से आई होंगी, सेंटर में कानून से आई होंगी, कोई नोटिफिकेशन से आई होगी, उसको हम लोग कहेंगे अथॉरिटी। बट सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करवाता है। सेक्शन 8 ये कहता है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है।
शुरुआत में 2005 में जब आरटीआई एक्ट पास हुआ था, तो इसके अंदर बहुत कम चीजें थी। धीरे-धीरे सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को सैंक्शन 8 के अंदर ऐड कर दिया और अभी सैंक्शन 8 की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। मतलब आप उन पर्टिकुलर केसेज़ में इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करवा सकते हो अंडर आरटीआई एक्ट। देखिए, एग्ज़म्पशन्स किस-किस बेसिस पे दी जाती हैं? सोवरेनिटी के नाम पे, इंटीग्रिटी के नाम पे, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंस एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नाम पे, रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, लीड टू इncitement टू द ऑफेंस, ये वही है जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए हुए हैं। इन केसेस में आपको आरटीआई के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सीधी-सी बात है भैया, ठीक है? और इसीलिए कहा जाता है कि आरटीआई एक्ट को लगातार वीक किया जा रहा है। आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो। पहले क्या होता था, जो हमारे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते थे, 5 इयर्स टेन्योर होता था और 65 ऑफ एज। 2019 में सरकार ने क्या किया? इन्होंने कहा भैया ये सब खत्म करते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपका टेन्योर कितना होगा। यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 साल का होगा। मतलब पहले वो 5 साल था, अभी इसको घटा के 3 साल कर दिया गया है। चलिए, सैलरी कितनी होगी भैया? जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उसकी सैलरी होगी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। तो ये पहले फिक्स किया गया था 2005 वाले उसमें कि किसकी सैलरी किसके बराबर होगी। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जो सैलरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी और सैलरी को डिसीजन करने में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब सेंटर अपने हाथ में पावर ले रही है। ये सैलरी में डिडक्शन कितना होगा? अगर किसी ने आरटीआई फाइल किया और अगर आपने टाइम पे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये पहले होता था। कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी? आपकी जो पेंशन है, उसका 50% लगाई जाएगी। सरकार ने कहा नहीं, नहीं, हम इसको भी नहीं लगाएँगे। हालाँकि किसी के ऊपर लगती नहीं थी ये पेनल्टी वगैरह, बट फिर भी प्रोविज़न तो था, तो इस प्रोविज़न को खत्म कर दिया गया। उसके अलावा जो हमारे कमिटी के जो चीफ इलेक्शन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते थे या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते थे, इनको कौन अपॉइंट करता था? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड वन मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द पीएम। ये किया करते थे सेंटर के अंदर। स्टेट के अंदर वही चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द एनी मिनिस्टर, स्टेट के अंदर। सरकार ने कहा कि नहीं, नहीं, ये सब बकवास है। सिर्फ हम सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको के पास ये पावर होनी चाहिए, उसको किसको हम लोग अपॉइंट करना चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, धीरे-धीरे ये जो पावर्स थी 2005 वाले एक्ट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली। तो पहले से ही इसका क्रिटिसिज्म हो रहा था कि गवर्नमेंट इसको अंडरमाइन कर रही है और अब और ज़्यादा होगा 2023 में, क्योंकि आपने पूरा ही प्रोहिबिट कर दिया है इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इन द नेम ऑफ प्राइवेसी, राइट? चलिए, टैक्स सेक्शन क्या कहता है? वन नेशन वन इलेक्शन, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो सरकार ने बेसिकली एक कमेटी बनाई है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो ये 8-9 लोगों की कमेटी बनाई है, इस पूरे सिस्टम को रिव्यू करने के लिए, कि क्या ये पॉसिबल है वन नेशन वन इलेक्शन, वो सब करने के लिए। क्योंकि अभी देखिए लोकसभा के इलेक्शन होंगे 2024 में और कई सारे स्टेट के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो सरकार चाहती है कि हम लोग एक साथ ही इलेक्शन करवा दें, ऐसा सरकार चाहती है। और ऐसा एक्चुअली जब हमारा पहला इलेक्शन जब हम लोगों ने शुरुआत हुई थी आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब 1952 में हमारे इलेक्शंस हुए थे, पहले इलेक्शंस, अ, शुरुआत जब हुई थी हमारे यहाँ पे इलेक्शंस की, उस समय एक्चुअली हमारी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में एक साथ इलेक्शन करवाए गए थे, 51-52 में। और तब से वो प्रैक्टिस कंटिन्यूस चल रही थी। लेकिन 1967 में वो प्रोसेस टूट गई। हालाँकि इससे पहले 1959 में भी वो प्रोसेस टूट गई थी। 1967 में क्या हुआ था, तमिलनाडु के अंदर एक पार्टी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन के उभरी थी। तो तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो पार्लियामेंट में थी, वो तमिलनाडु की थी। आई थिंक वो दैट वाज़ डीएमके। लेकिन 1959 में क्या हुआ, सरकार ने आर्टिकल 356 का यूज़ करके केरला के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और फिर उन्होंने केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसको डिसॉल्व कर दिया। तब केरला के अंदर इलेक्शंस अलग टाइम पे हुए और लोकसभा के अंदर इलेक्शंस अलग टाइम पे हुए। उस समय से ये प्रोसीजर ऐसा चला। अभी मोस्टली स्टेट्स के जो इलेक्शंस होते हैं, वो हमारे जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके साथ चलते ही नहीं है। अब तो खैर नहीं हो रहा है, पिछले कुछ समय से ऐसा 2004 के बाद स्पेशली, 1999 के बाद स्पेशली, 1998 के बाद जब वाजपेयी जी आए थे, उससे पहले हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी 5 साल नहीं रहती थी।
कभी 3 साल में, कभी 2 साल में, कभी 4 साल में। एक बार तो इवन 13 दिन के अंदर ही सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अब तो उसके बाद नहीं हो रहा है, लगातार 5-5 साल सरकारें चल रही हैं। लेकिन स्टेट के अंदर तो ऐसा होता है ना, 5 साल सरकार ना चले तो आप क्या करोगे? तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इवन लॉ कमीशन ने भी कहा 2018 में अपनी रिपोर्ट के अंदर कि इंडिया में जिस तरह का हमारा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन करना वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो पीपल्स एक्ट 1951 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, और रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भैया आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। अगर आपको इसको चेंज करना है, हमारा एक फेडरल कंट्री है, क्वासी फेडरल, आपको कम से कम 50% स्टेट्स की भी परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती है, ऐसा लॉ कमीशन ने कहा है। ठीक है जी। हालांकि कमीशन ने यह भी कहा कि अगर आप एक साथ इलेक्शन करवाते हो तो बहुत सारे पैसे की सेविंग हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो बर्डन होता है वो भी कम हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर सरकार ज्यादा फोकस कर सकती है। ऐसा भी कहा है उन्होंने, लेकिन ये भी कहा है कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे आ रही हैं जो लॉ कमीशन ने कहा है। लेकिन रियल कंसर्न क्या है? रियल कंसर्न है आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई जो लोकसभा स्टेट असेंबली का जो टेन्योर है वो 5 साल तक होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। अगर वो 5 साल से पहले डिसोल्व नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल तक सरकार चलना या 5 साल से पहले सरकार का गिर जाना, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होते हैं। और अगर सरकार इसके अंदर चेंज करना चाहेगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की काफी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब मान लो कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, या कहीं पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, कोई सरकार गिर गई, तो फिर तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ना। तो क्या कहा गया? ये कहा गया कि ऐसा करेंगे, हम लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मान लो तमिलनाडु का एग्जांपल लेते हैं। तमिलनाडु में 2.5 years में मान लो वहां की सरकार गिर गई, या वहां पे कुछ और हो गया। अब बाकी के 2.5 साल होंगे, उसमें क्या होगा? तो अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से चला जाए तो नई इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप नई इलेक्शन मत करवाओ, 2.5 साल तक जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दो, फिर पूरे 5 साल के बाद आप वहां पे दोबारा इलेक्शन कराओ। अब प्रेसिडेंट रूल किसके हाथ में होता है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये तो भैया टूल मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मजे आ जाएंगे। जहां पे ओपोजिशन पार्टी होगी, सरकार क्या करेगी, किसी ना किसी बहाने से उसको गिरा देगी, प्रेसिडेंट रूल लगा देगी और खुद वहां पे रूल करेगी। इट मे लीड टू फर्दर पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और हमारा फेडरलिज्म है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में सीधा सीधा कहा गया है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब स्टेट्स की पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकते। और वन नेशन वन इलेक्शन वाले में कहीं ना कहीं स्टेट्स की पावर को अंडरमाइन किया जाता है। तो ये फेडरलिज्म की पूरी फिलॉसफी के ही अगेंस्ट में जा रहा है। राइट। कुछ लोगों का कहना है कि डेमोक्रेसी को भी अंडरमाइन करेगा, क्योंकि यूजली क्या होता है, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो मुद्दे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप दोनों मुद्दों को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, इससे हमारा वोटर कंफ्यूज हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। राइट। ये उन्होंने यहाँ पे कुछ करने की बात कही है। और बार बार इलेक्शन होते हैं ना, तो वोटर्स को मौका मिल जाता है अपनी आवाज को बार बार रखने का। अभी क्या होगा, एक वोटर बेचारा 5 साल में ही एक बार अपनी आवाज को रख पाएगा। 5 साल में भैया हो सकता है कि वोटर 5 साल में इतना खुश हो ही ना, 2 साल बाद 3 लाख साल बाद जब सरकार गिर जाती है, वो इलेक्शन करवाता है, तो उसको नए मुद्दे मिल जाते हैं। लेकिन फिर उसको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा, अपने स्टेट में भी और सेंटर में भी। तो ये वोटर्स की भी कहीं ना कहीं पावर को अंडरमाइन कर रहा है। फिर सरकार का कहना है कि भैया इससे हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा। इसमें आर्गुमेंट ये दिया गया कि सरकार का कितना खर्चा होता है, 27 रुपीज पर वोटर हर साल सरकार खर्चा करती है इलेक्शंस पे। उन्होंने कहा भाई इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो 27 रुपीज पर वोट आप खर्च नहीं कर सकते क्या? ऑफ कोर्स आप खर्च कर सकते हो, करना भी चाहिए डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसीलिए जो है कुछ आर्गुमेंट दिए गए हैं। हालांकि आई डोंट थिंक सो ये प्रैक्टिकल है इंडिया में एक साथ इलेक्शंस करवाना। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम इसके बहाने हम लोग डिबेट तो कर रहे हैं मुद्दे के ऊपर, और कुछ ना कुछ एग्जाम में भी यहाँ से आने के चांसेस बन जाते हैं। राइट, चलिए। राइज एंड द फॉल ऑफ द रशियन वॉरलॉर्ड। वॉरलॉर्ड का मतलब ये किन की बात कर रहे हैं? ये बात करनी है भैया इन भाई साहब की, ब्रिगजोनिन। ठीक है, आपको पता है वैगनर ग्रुप,
के हेड थे। और वैगनर ग्रुप क्या है? ये रशिया की एक प्राइवेट आर्मी है, एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, ठीक है? इनके अपने लड़ाके होते हैं, अपने सोल्जर्स होते हैं, जो अलग-अलग कंट्री में रशिया के बिहाफ पे जाके वहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे फ्रेंच और अमेरिकन जैसे माली में ज़िम्बाब्वे में उसमें आपका रिपब्लिक ऑफ कंबोडिया में। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रुप्स इन कंट्रीज़ में जाके रशियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्टिविटीज़ करते हैं। वैगनर ग्रुप आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है। लेकिन दिक्कत क्या हुई? ये मिस्टर जो प्रिगोजिन है भाई साहब, ये इन्होंने रशिया की मिलिट्री के ऑफिशियल्स के साथ पंगा ले लिया, खासकर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के साथ। उनको अच्छी खासी सुनाई। फिर उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री कूप करने की कोशिश भी की और वो मॉस्को की तरफ चल पड़े। ये सबने कहानी सुनी होगी, इसमें कोई नया नहीं है। अब बात ये हुई कि इन भाई साहब की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई अभी, और सिर्फ इनकी डेथ नहीं हुई, इनके साथ जो है वैगनर ग्रुप के जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स थे, सबकी डेथ हो गई। दिमित्री जी, इनकी भी डेथ हो गई। ये भी वैगनर ग्रुप के को-फाउंडर थे। तो रशिया ने कहा देखो भई, अभी वेस्ट कंट्री तो यही कहेंगे ना, अमेरिका तो यही कहेगा कि पुतिन ने उनको मरवाया है और वैसे सारी दुनिया को पता है कि भैया क्या हुआ है। लेकिन वो तो यही कहेंगे ना कि नहीं, नहीं वो तो एक एक्सीडेंट था, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनकी डेथ से क्या हुआ? उनकी डेथ से जो पुतिन की जो पावर थी वो और स्ट्रेंथ हुई, उसके अंदर बढ़ी है उसकी स्ट्रेंथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको ट्रेटर कहा था, लेकिन उनको टैलेंटेड बिज़नेसमैन भी कहा था। और ये कहा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सीरियस मिस्टेक करी हैं। कौन-सी मिस्टेक? मेरे से पंगा लेके, ऐसा पुतिन ने कहा। मतलब डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि सीरियस मिस्टेक करी है। क्योंकि ऐसा हो माना जा रहा था कि प्रिगोजिन थे, इनके खुद के पॉलिटिकल एम्बिशंस थे। अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं रशिया में, शायद वो खुद को एज़ अ कैंडिडेट के रूप में देख रहे होंगे। क्योंकि रशिया में बहुत सारे लोग उनको एक्चुअली बहुत एडमायर करते थे, प्रिगोजिन को। क्योंकि रशियन यूक्रेन जब वॉर हो रहा है, तो वहाँ पे खासकर ये जो बैखमुत वाला रीजन है, रशियन आर्मी इसको कैप्चर नहीं कर पाई थी, लेकिन वैगनर ग्रुप वाले ने इसको कैप्चर कर लिया। तो कई लोग रशिया के अंदर रशियन मिलिट्री को उतना प्रेफ़रेंस नहीं दे रहे थे, जितना वैगनर ग्रुप को दे रहे थे। तो कुछ लोगों की तो दिल यहाँ पे डेफ़िनिटली टूटे ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुतिन की साइड में थे, वो कह रहे हैं चलो ठीक है, मर गया, जो एलीट ओलिगार्क्स थे। कुछ ओलिगार्क पुतिन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ओलिगार्क जो है प्रिगोजिन को भी सपोर्ट कर रहे थे। जो प्रिगोजिन को सपोर्ट कर रहे थे, वो जितने भी ओलिगार्क थे, अभी उनके बिज़नेस वगैरह को सीज़ कर दिया गया है। ओलिगार्क का मतलब होता है जो रशिया में बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, उन्हें ओलिगार्क कहते हैं। इनकी एक अलग कहानी होती है, जो कि रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद शुरू हुई थी, लेकिन वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा मुद्दा नहीं है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रशियन इन्फ्लुएंस, क्या प्रिगोजिन की डेथ से कुछ फ़र्क पड़ेगा रशिया के इन्फ्लुएंस पे? इसके दोनों ही आंसर हैं, येस और नो। देखिए, यूक्रेन वाले वॉर में तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन से तो वो ऑलरेडी वो बाहर हो गए थे, उनकी मौत से कई दिन पहले, कई हफ्ते पहले। लेकिन जो अफ्रीका के अंदर माली, चाड, यहाँ पे फ़र्क डेफ़िनेटली पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रशियन मिलिट्री प्रेज़ेंट नहीं है, वहाँ पे वैगनर ग्रुप प्रेज़ेंट है। और कई सारे वैगनर ग्रुप के लोग ऐसे हैं भई जो उनके बहुत लॉयल थे, तो वो तो नहीं करेंगे, बहुत सारे लॉयल थे। हाँ, कुछ वैगनर सोल्जर्स ने रशियन मिलिट्री के साथ डेफ़िनिटली कुछ एग्रीमेंट किया है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि वैगनर ग्रुप के हेड के मरने के बाद अफ्रीका में जो फ्रेंच ग्रुप्स हैं और जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं, उनको थोड़ा-सा राहत तो फिलहाल मिलेगा, क्योंकि थोड़ा इन्फ्लुएंस डेफ़िनिटली कम हुआ होगा। तो बस इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है, हमारे लिए कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ा आइडिया हमें डेफ़िनेटली होना चाहिए, कहीं न कहीं काम आ ही सकता है। चलिए, तो आज कोई एडिशनल आर्टिकल नहीं है, क्योंकि आज कुछ था ही नहीं ख़ास, तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, सिंपली। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।